Hello my lovely viewers, welcome to Biophilic with Pathak ma'am. प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर हम सभी पढ़ रहे हैं और इसके 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है और हमने टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट कर ली है, जो कि आने वाले आगे के जो थियरीज है उनमें काफ़ी हेल्प करेंगी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और आज हम बेसिकली मेंडलिज्म पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ा था, बस थोड़ा सा मेरा बच गया था। मैंने आपको बताया था कि इसका एक समराइज वे में हम एक चार्ट देख लेंगे, तो वो आज हमने बनाया है, ड्रॉ किया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमने लिखा है जीनोटाइप, है ना। हमने आपको ये बताया था कि आप जीनोटाइप और फिनोटाइप को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप इसे हमेशा याद रखेंगे। तो मैंने बताया था कि वर्ड्स को पकड़ के उसको पहले ब्रेक करिए, तोड़िए और फिर वहीं से आप समझ जाएंगे। जैसे कि हमने ये समझा था कि जीनोटाइप में ये जीन वर्ड से पकड़िए, यहाँ पे जीन लिख दीजिए, यानी कि जो जेनेटिक लेवल पे है वही जीनोटाइप हो गया। और यहाँ पे हमने फिनोटाइप लिखा है, तो फिनोटाइप में पीएच को पकड़िए, पीएच फॉर आपका फिजिकल। ओके, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, फिजिकल, ठीक है। यानी जो कि फिजिकली हमें दिखाई दे, जो विजुअलाइज हो, बेसिकली अपीयरेंस जो होती है कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट इंप्रेशन में आप किसी को देख के जो पहचान पाओ कि हाउ इज लुक्स लाइक, वो लंबा दिखता है, गोरा दिखता है, या फिर किस तरह का व्यवहार करता है, वो क्या हो गया, आपका फिनोटाइप हो गया, ठीक है। जेनेटिक लेवल की चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। देखिए जीनोटाइप यानी जो जेनेटिक लेवल की चीजें हैं, जिनको क्या कहते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। और यहाँ पे इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस एंड रैंडम डेवलपमेंटल इवेंट्स, देखिए ये भी मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट में जो चीजें घटित होती हैं वो भी हमारे हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पर क्या करती, असर दिखाती है, इफेक्ट डालती है बेसिकली, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी बच्चा अगर नॉर्थ इंडिया में पैदा होता है तो उसके ज्यादा चांसेस है, अगर उसके माता पिता आपके गोरे हैं तो ज्यादा चांसेस है कि वह गोरा पैदा होगा। लेकिन वही उसके माता पिता अगर माइग्रेट कर जाते हैं, साउथ रीजन में चले जाते हैं, इंडिया के साउथ रीजन में, लाइक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, तो मे बी वहां पे जो चूंकि वहां पे जो सूरज की गर्मी होती है लगातार सीधे पड़ती है, तो वहां के जो पीपल्स होते हैं ना, थोड़े डार्क स्किन कलर के होते हैं, तो बहुत चांसेस है कि उनका बच्चा भले से जेनेटिक लेवल पे गोरा रहा होगा, लेकिन वहां के ऐसे इन्वायरमेंट की वजह से उसका रंग जो है दबा हुआ हो सकता है, यानी कि थोड़ा सांवला हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसे कंडीशन है जो कि आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज के थ्रू दिखाई देती हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी कहते हैं कि इन्वायरमेंटल लाइक टेम्परेचर, वाटर एंड और भी बहुत सारे ऐसे आपके एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके क्या रिजल्ट बनता है, फिनोटाइप। एक और चीज है रैंडम डेवलपमेंटल इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ना जो क्रिएट हो जाते हैं, रैंडमली आ जाते हैं, है ना। ये हम म्यूटेशन में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में दिया हुआ है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जेनेटिक लेवल पे जो हो रहा है और इन्वायरमेंट या फिर रैंडमली कोई अगर कोई घटना कॉज हो रही है, दैट इज दोनों मिक्सअप करके कहाँ पे शो होते हैं, फिनोटाइप में। एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल ट्रेट, ट्रेट क्या होता है, वेरिएशन इन कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, लंबाई हो गई, आपका कलर हो गया, पॉड शेप हो गया, सीड का शेप हो गया, सीड का कलर हो गया, दीज आर व्हाट, कैरेक्टर्स। बट कैरेक्टर्स में अगर आपकी वैरायटी आ गई तो दैट इज ट्रेट ना, वैरायटी इन कैरेक्टर्स। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया है, ठीक है। तो ये यहीं तक। अब हम लोग मेंडलिज्म स्टार्ट करेंगे कि मेंडल ने क्या क्या लॉज दिए थे। पहले मेंडल के बारे में कुछ बातें जानेंगे, उन्होंने क्या लॉ दिए थे और कैसे उन्होंने किस पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, कितने समय तक किया, ये सारी बातें जानते हैं। तो मेंडलिज्म को अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये मेंडलिज्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेंडल के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम एनसीईआरटी में तो ग्रेगर मेंडल करके लिख दिया है, पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। एक चीज ध्यान रखना, जब आप बीएससी में जाओगे या यहीं पे जब आप बोर्ड की कॉपी लिखोगे ना, इनकी स्पेलिंग पे बड़ा ध्यान देना, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए। ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉन में JOHN वाला जॉन नहीं है, जॉहन है, जॉहन मेंडल, ठीक है। was the first to demonstrate the scientific basis of inheritance,
जब मैं आपको पहले दिन पहला लेक्चर बता रही थी, जब इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी उसी दिन या फिर आई होप सेकंड वाले डे बताया, तो मैंने पहले दिन था कि उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया कि बेसिकली इनहेरिटेंस क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ये सारी चीजें मेंडल ने ही सबसे पहले इस पूरी दुनिया को बताया। और सबसे पहले बताने के कारण ही जेनेटिक्स का फादर इनको कहा जाता है, मेंडल को, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले बताया एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन बाय कंडक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। बताया कैसे था? अच्छा देखिए, साइंस में कभी भी कोई चीज मुंह से बोल देने से कोई नहीं मानता, उसको पूरा बकायदा प्रूफ करके दिखाना पड़ता है, प्रूफ किया जाता है और उसके बाद उसको तब जो है साइंटिस्ट मानते हैं, और मानने के बाद तब जाके जो है जब वो टेस्टेड हो जाता है, उसका सब सफल परीक्षण कर लिया जाता है, तब जाके वो कहीं पे आपका प्रिंट होता है और उसके बाद मार्केट में आता है, फिर आपके सिलेबस में आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो उन्होंने कैसे इसको सिद्ध किया, ये आपका इनहेरिटेंस और वेरिएशन या जेनेटिक्स दुनिया को कैसे बताया, तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने किया था, यही चीज हम पढ़ेंगे। किस पे किया था मालूम है ना? पाइसम सटाइवम पे, मटर के पौधे पे, गार्डन पी पे। अभी इसको भी लिखना पड़ेगा एक पॉइंट, ये भी कभी भी आता है ना तो एक दो पॉइंट तो यही लिख देना है कि 7 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किए थे, गार्डन पी पे किए थे, और जो है उसका साइंटिफिक नेम वगैरह लिख करके ऐसे थ्योरी थोड़ा बढ़ा के नंबर गेन कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, मेंडल वाज बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822। देखिए ये क्या है ना, ये पॉइंट आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जनरल अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि वो पैदा कहाँ पे हुए थे। ऑस्ट्रिया नाम का एक देश था, इसको ऑस्ट्रेलिया से क्रैश मत करिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों सेम साउंड कर रहा है, बट बोथ आर डिफरेंट। ऑस्ट्रिया इज डिफरेंट आपका कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट कंट्री। ठीक है, ऑस्ट्रिया में हिंजेनडॉर्फ नाम का आपकी सिटी है, वहां पे उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, ही वॉज अ मॉन्क, छूट गया यहाँ पे, मॉन्क थे, मॉन्क एंड मैथमेटिशियन। जानते हो ये चर्च में पादरी थे। ठीक है, बाय प्रोफेशन वो पादरी थे और टीचर भी हुआ करते थे। वो हमारे आपकी तरह बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं थे ना, तो बायोलॉजी के टीचर थे। वो क्या थे? मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, तो जानते हो टहल वहल रहे थे ऐसे ही, पूजा वूजा करके जो भी करते रहे होंगे वहां पे। उसके बाद खाली समय में क्या करते थे? गार्डन में घूमते थे। तो गार्डन में घूमते थे, वहां पे उन्होंने मटर का पौधा, जिसपे एक्सपेरिमेंट उनको करना था, वो उस मटर के पौधों को लगा दिया और पूरे बाकायदा 7 सालों तक उस पर रिसर्च की उन्होंने। और यही चीज हमें पढ़ना है कि क्या रीजन था कि मेंडल ने मटर के ही पौधे को सेलेक्ट किया। और भी तो दुनिया में बहुत सारे पौधे हैं, किसी एनिमल को ले लिए रहते, क्या रीजन था कि उन्होंने मटर को पौधे को सिलेक्ट किया? तो इसका भी पॉइंट हमको लिखना है। ठीक है, और वो क्या थे? मैथमेटिशियन थे। तो मैथमेटिशियन होने के नाते एक उन्होंने अच्छा काम किया कि पूरा स्टैटिकल डेटा उन्होंने लिखा, पूरा अंक के साथ उन्होंने लिखा कि इसमें इतने पौधे जो है आपके, इस रेशियो दिया था उन्होंने, जिसको जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, 3 लॉ तो उन्होंने 2 ही दिया था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट बाद में उनके जन्म के उनके ये थ्योरी देने के बाद भी उस समय कोई इनकी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। पता है क्यों नहीं ध्यान दे रहा था? उस समय जो आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे ना, इवोल्यूशन चैप्टर में डार्विन आएंगे, डार्विन की थ्योरी पूरी जोरों शोरों पे चल रही थी, तो इनकी बातों पे चिल्लाते रहे, चिल्ला चिल्ला के बेचारे मर गए, कोई ध्यान नहीं दिया इनकी बातों पे। जब ये मर गए, इनके मरने के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिक आए, उसका नाम मैं आपको बताऊंगी आगे चल के। 3 ऐसे वैज्ञानिक आए जो इनकी रिसर्च को ध्यान में लिए और उस पर दोबारा उन्होंने काम किया, और दोबारा काम किया तब जाके उन्होंने तीसरा नियम दिया। और तीसरा नियम दिया तो मेंडल के ही सम्मान में उसका नाम मेंडलिज्म, मतलब मेंडल के ही नियम कह दिया गया। जबकि अगर देखा जाए ना ओरिजिनली, हालांकि 12th के लेवल पे ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं भी 12th में नहीं जानती थी, मैं भी तब जानी जब मैं BSc में गई, हमारे प्रोफेसर ने हमें ये बात बताई। मेंडल ने तो सिर्फ 2 ही नियम दिए थे, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला नियम है ना, वो 3 वैज्ञानिकों ने जब इनके लॉ जो इन्होंने दिए थे उस पर रिसर्च किया, उस पर काम किया, तब जाके तीसरा नियम दिया। लेकिन हम लोग मोटा मोटा कह देते हैं कि मेंडल ने 3 नियम दिया था।
ये जितनी बातें मैं बोली हूँ ना, एक बार फिर से बैक करके फिर से समझ लेना। बहुत जल्दी जल्दी मैंने बोल दिया कि मुझे पहले से पता है और आपको समझना है, ठीक है। तो ही वॉज मॉन्क एंड मैथमेटिशियन, कोई बायोलॉजी से उनका कोई नाता नहीं था, ठीक। मेंडल वर्कड फॉर 7 ईयर्स। अच्छा, 7 ईयर काम किया था, ये किसी को नहीं भूलेगा, ये सबको याद रहेगा, ठीक है। लेकिन ये डेट भूल सकती है। इस डेट को जितना ज्यादा हो सके उतना हाईलाइट करो अपने नोट्स में, हाईलाइट भी करो और इसे याद भी करो। अगर 56 में 7 जोड़ोगे तो 1863 आ जाएगा, ठीक है। ये हमें डेटा याद रखना, एनसीईआरटी में दिया है तो इसे मिस नहीं करना। और ये नीट में डायरेक्ट आ सकता है सवाल, आता भी है, आया भी है। लेकिन अगर आपको मेंडलिज्म वाली थ्योरी लिखना है एग्जाम में, बोर्ड की कॉपी में, तो ये डेट, नेवर मिस दिस डेट एंड मेंशन इट प्लीज, ओके। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, कौन से सेंचुरी में? 18 सेंचुरी में इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट दिया, चिल्ला चिल्ला के बेचारे चल बसे, कोई ध्यान ही नहीं दिया। 19वीं शताब्दी में इनकी मौत के 16 सालों बाद जब बाकी के 3 साइंटिस्ट आए तब उन्होंने ध्यान दिया इस चीज को, ठीक है। अब कुछ 2-4 पॉइंट और है, उसको देख करके अपना लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उन्होंने वर्कड किस पे किया। तो ये अभी जस्ट बता दी आपको, गार्डन पी था, नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। ये पाइसम सटाइवम सही सही लिखना, मैंने बताया था ये गलतियां अक्सर छात्र करते हैं कि वो लिख देते हैं, इस तरह लिखते हैं, देखो ऐसे ऐसे लिखेंगे, पाइसम सटाइवम, बेशर्मों की तरह लिख देते हैं, करना कुछ नहीं है। फिर उसके बाद कहेंगे मैम नंबर क्यों काट ली। मैंने आपको समझाया है ना कि ये ऑलवेज सेकंड जो स्पीसीज वाला लेटर है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होगा? स्मॉल होगा, और जो जीनस है उसका फर्स्ट ऑलवेज कैपिटल होगा। दोनों को सेपरेटली क्या करना है? दोनों को सेपरेटली एक बार में उठा के अंडरलाइन करना है ना। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही नॉमेनक्लेचर का रूल दिया हुआ है, उसको नहीं फॉलो करोगे तो यहीं ऐसी तरह भटकते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं है बायोलॉजी पढ़ने का। जब बायोलॉजी के लॉ ही नहीं तुमको पता है, फॉलो ही नहीं करना है, तो क्या मतलब बायोलॉजी पढ़ने का, ठीक है। तो इस चीज का ऑलवेज आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। मैं आपको सेकंड या फर्स्ट लेक्चर में ये बात समझा दी थी, है ना। नॉमेनक्लेचर लिखना सीखो, गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है, ठीक है। एंड प्रपोज्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। गार्डन पी पे उन्होंने काम किया और इनहेरिटेंस के उन्होंने लॉ दिए, ठीक है, नियम दिए। फिर परफॉर्म्ड इमैस्कुलेशन। अब देखो ये 2 पॉइंट, इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये 2 पॉइंट, आप इस पॉइंट से आई होप फेमिलियर होंगे, नहीं होंगे तो मैं फिर से बताती हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उस चैप्टर में आप एक तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन पढ़ा आपने, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यहाँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। बस हमें आर्टिफिशियल से पकड़ना है, बात एक ही है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ी चीजें अलग हो जाती हैं और सिलेक्शन में अलग हो जाती हैं। देखो पहले तो आर्टिफिशियल वाला समझ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। यही सेम जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे थे ना, साहिवाल का नाम आया था कि साहिवाल जो पंजाब में जो गाय पाई जाती है उसको हमारे पूर्वजों ने कैसे बनाया था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू और डोमेस्टिकेशन के थ्रू। यानी पहले उन्होंने चूज कर लिया, पहले जैसे कोई तगड़ा सा बढ़िया सुंदर बैल जा रहा है जो कि जो है खूब शक्तिशाली और मजबूत हो, वैसे ही एक गाय जा रही है जो कि अच्छा दूध देती हो। दोनों को उन्होंने नजर में लिया, दोनों को पकड़ा और उसके बाद उसका क्या करा दिया? क्रॉस, मतलब उन दोनों के बीच में आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई और एक अच्छी नस्ल की गाय बनी जिसको साहिवाल कहते हैं, ठीक है। और साहिवाल गाय आपकी इसी थ्रू डोमेस्टिकेशन वर्ड आता है, डोमेस्टिकेशन बोले तो आप उन्होंने उसका पालन पोषण किया, उसको फीडिंग करवाई। जैसे हमारे आपके घरों में जो गांव में रहते होंगे वहां पे पशुपालन होता है, अगर गांव में नहीं रहते होंगे तो डेयरी में दूध लेने जाते होंगे, वहां देखते होंगे पशुपालन होता है, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। तो आर्टिफिशियल वर्ड जब भी आए ना तो यूं सोच लो कि हम खुद से सिलेक्ट करते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। नेचुरल में कोई दखल अंदाजी नहीं, नेचर खुद से करती है, ठीक है। जैसे नेचुरल सिलेक्शन होता है, डार्विन का एक टर्म ही है नेचुरल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल और एक लैब की कंडीशन में होता है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। हमने आर्टिफिशियल समझ लिया। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसने करवाया? मेंडल ने करवाया। मेंडल अपने मन माफिक अपना मन का पौधा उठाते थे, इसको उठाया उसको उठाया, जो उनको अच्छा लगा दोनों में क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद क्या किया उन्होंने? आपका नेक्स्ट F1 जनरेशन ला दी, है ना, पेरेंट्स, उसके बाद F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, आगे हमको देखना है। इमैस्कुलेशन देखते हैं।
वही जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपका इमैस्कुलेशन और बैगिंग टर्म आया है। आप अगर नहीं आया तो जाके ढूंढ लो, वो जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ना, उसी के आसपास दिया हुआ है आगे पीछे, एनसीईआरटी की बुक उठा कर देख लेना। देखो इस वर्ड को तोड़ दो, ई फॉर निकाल दो, रिमूवल, इमैस्कुलेशन, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन फॉर मेल, मेल वाला कैरेक्टर ही हटा दो, भाग जाए यहां से, ठीक है। और जैसे कि अभी प्लांट जो है बड़ा ही यंग है, बड़ा ही यंग है, क्या है भैया, बड़ा ही यंग है, उसमें भी उसमें एक फीमेल भी बना देते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसको काटा, किसके थ्रू काटा, सीजर के थ्रू काटा, कैंची से काट दिया। कब काटा, अभी छोटा ही है, अभी बिल्कुल यंग है, तभी उसके मेल पार्ट को काट दिया। क्यों काटा भाई, इसलिए काटा क्योंकि हम इस पे अपने मन मुताबिक फ्लावर का ले आके एंथर डालेंगे, इसलिए काटा, ठीक है। कहीं ऐसा ना, अगर नहीं काटेंगे तो बड़ा होकर इसमें हो जाएगा ना आपका, अरे यार, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो इसलिए इसको काट दिया। फिर बैगिंग किया, बैगिंग क्यों किया, ताकि इस पे इंफेक्शन ना हो, बोले तो कोई और आकर के पॉलन ग्रेन ना चिपक जाए उसकी स्टिग्मा पे, इसलिए बैगिंग किया। बैगिंग किससे किया, बटर पेपर से। बटर पेपर का नाम दिया हुआ है आपके किसमें, फर्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है, जाकर ढूंढो मिल जाएगा। बैगिंग किया, उसको लेके बांध दिया, ठीक है। फर्स्ट वी इमैस्कुलेट एंड आफ्टर दैट बैगिंग, एंड देन थर्ड जो स्टेप होता है, हम अपने मन मुताबिक वाले फ्लावर का क्या लेते हैं, एंथर लेते हैं, और एंथर से ब्रश लेते हैं, तो ब्रश लेंगे, ऐसे ऐसे रगड़ेंगे और पॉलन उस ब्रश में आ जाता है, फिर उसको ले जाके उसका बैग खोलेंगे, फिर उसमें ले आके ऐसे ऐसे छिड़क देंगे, ठीक है, ऐसा ऐसा छिड़का। अब जैसे छिड़का वैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गए। फिर उसके बाद जैसे बैगिंग कंप्लीट, अरे ये आपका ये डाल देते हैं, फिर से बैगिंग की जाती है। फिर से बैगिंग क्यों की जाती है, ताकि जो हमने डाला है उसी से उसमें पॉलिनेशन हो, वरना क्या पता कि किसी और का पॉलन आके वही एक्टिवेट हो जाए, वही ज्यादा काम कर दे, है ना। तो ये चीजें हैं, अगेन समझा दूं, पहले इमैस्कुलेशन हुआ, फिर बैगिंग हुआ, और ये जो याद रखना, इमैस्कुलेशन एकदम यंग फ्लावर में होता है, एकदम यंग फ्लावर में, क्योंकि जैसे पॉलन आपका जो ये एंथर आपका मैच्योर होता है, तो पॉलन आपके डेहिस्ड हो जाते हैं, मतलब बिखरने लगते हैं ना एनवायरमेंट में, और आपका कहीं ना कहीं आपका ये सेल्फ पॉलिनेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो शुरुआत में ही ये चीज हो जाती है, बिल्कुल यंग फ्लावर का ही निकाल देते हैं, ठीक है। इमैस्कुलेशन किया, बैगिंग किया, बटर पेपर से उस स्टिग्मा को हमने क्या किया, बांध दिया, ठीक है। आप चाहो ना तो इसको यूट्यूब में इमैस्कुलेशन, बैगिंग ये सब लिख के सर्च मार के देख लो, प्रैक्टिकल करके दिखाया भी होगा। बैगिंग किया, फिर आपका मन मुताबिक फ्लावर से हमने एंथर से क्या निकाला, पॉलन ग्रेन, ब्रशिंग किया, ब्रश के थ्रू इस स्टिग्मा पे डाला, फिर अगेन बैगिंग कर दिया। ये करने के बाद अब हमें क्या इंतजार करना है, F1 जनरेशन का, कि F1 जनरेशन में क्या हमको रिजल्ट मिलता है। आपका फली आएगी मटर की, फिर वह सूख के सीड बन जाएगा, और सीड बनने के बाद उसकी अगेन हमको क्या करना है, उसको सो कर देना, बो देना है खेत में, और अब हमको रिजल्ट देखना है कि अब उससे कैसे प्लांट बनते हैं। इतना तो प्रोसेस था, ठीक है। बाइसेक्सुअल एक वर्ड दिया है, याद रखना, पी प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। व्हाट डज इट मीन्स, बाइसेक्सुअल के मतलब एक ही प्लांट में मेल भी है, फीमेल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है, मेल भी है, फीमेल भी है। मटर होता है, जितने भी दाल के पौधे सारे में होता है। अगर बात की जाए यूनिसेक्सुअल की, तो जैसे पपीता देखो, वो यूनिसेक्सुअल होता है ना, पपीता में मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग। आंवला में बहुत लोग आंवला लगा के सोचते हैं अरे आंवला क्यों हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, जानते हो वहां आसपास में मेल फ्लावर होता ही नहीं है जो उसको क्या करे, उनके बीच में पॉलिनेशन अकर हो पाए। तो या फिर ये भी होता है कि वह मेल वाला रहता है तो उसमें फल थोड़ी आएंगे, तो इस तरीके से होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उस पर सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगा। आम देखो, आम भी आपका बाइसेक्सुअल है, यानी कि उस पे मेल और फीमेल सेम प्लांट पे होते हैं। सेम प्लांट भी हो सकता है, सेम फ्लावर भी हो सकता है, जैसे कद्दू, लौकी, नेनुआ, ये सब सेम प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, प्लांट सेम होता है, ठीक है। बायोलॉजी के बच्चों को इतना समझाने की जरूरत नहीं है जो कि क्लास 12th में है, फिर भी मैं सोचती हूँ कि आपको कुछ चीजों को जो है जानने में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बता देती हूँ।
तो बाइसेक्सुअल टू बी ट्रीटेड एज फीमेल। ध्यान रखना, मटर का प्लांट कैसा होता है, उसका फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। मटर का फ्लावर जिसने नहीं देखा वो अपने गांव जाएगा, मटर का फ्लावर देख के आएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और क्या किया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया था। तो इतनी सारी बातें आज के लेक्चर में हमने जानी। आपको कैसा लगा ये लेक्चर हमें जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और आपने लेक्चर यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। लेक्चर को पूरा देखा करिए मन लगा करके, और नोट भी किया करिए, और उसके बाद एनसीईआरटी जरूर रीड किया करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन, एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब प्लीज।